मैं सुबह से जंगल में लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी। जब सूरज ढला तो घर की तरफ लौटी। घर के बाहर भीड़ जमा देखकर मुझे समझ न आई कि कल तक जो लोग पास से भी गुजरना पसंद नहीं करते थे, आज वह मेरे घर के बाहर कैसे जमा हो गए। तभी मैं भीड़ के बीच से होती हुई घर के दरवाजे तक पहुंची तो सामने पड़े अपने बाबा के बेसुध वजूद को देखकर तुरंत समझ गई कि मुझ पर कयामत टूटी है। मैं गिरती पड़ती उनकी मैयत तक पहुंची और बाबा के चेहरे पर हाथ फेरने लगी। मैं रोती चिल्लाती उनको उठने का कह रही थी, मगर वह टस से मस न हुए। पास बैठी औरतें मुझे चुप कराने की कोशिश कर रही थी। मुझे सबने खूब दिलासा दी, लेकिन उन सब का क्या था। जैसे अम्मा के जाने के 2 दिन बाद सबने मुंह फेर लिया था। पलट के पूछा तक नहीं था कि अम्मा की वफात के बाद बूढ़े बाप के साथ कैसे गुजारा कर रही हूँ। अब वह सब मिलकर मुझे तसल्लियाँ दे रही थी। मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा आखिरी सहारा भी मुझसे दूर हो गया था। मैं उस वक्त वाकई बाबा के साथ मर जाना चाहती थी। तभी अचानक मुझे एक जानी पहचानी सी आवाज सुनाई दी। वह मेरे चाचा थे, जिन्हें शायद बाबा के इंतकाल की खबर देर से पहुंची थी। बाकी की रस्म उन्होंने पूरी की और बाबा को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचा दिया गया। हम एक छोटे से गांव में रहते थे। 2 कमरों के एक छोटे से मकान में जिंदगी गुजार रहे थे। जब अम्मा बीमारी की वजह से हमें छोड़कर चली गई तो बाबा की हिम्मत भी जवाब दे गई थी और बाबा भी अक्सर बीमार रहने लगे। मैं छोटे मोटे काम करके बीमार बाप का ख्याल अकेले रख रही थी। गांव वाले कभी कभी हाल पूछने आ जाते थे। बाबा के गुजर जाने के बाद मैं कहाँ रहती कुछ पता नहीं था, क्योंकि बाबा और चाचा में हमेशा से ही अनबन चलती रहती थी। और अब चाचा ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा था, मगर उनके इरादे कुछ और ही थे। बाबा के जाने के कुछ दिन बाद ही मैं एक दिन घर का काम करने में बिजी थी। चाचा कमरे में आए और मुझे सामान बांधने का कहने लगे। मैं हैरान हुई। वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वह मुझे अपने साथ शहर ले जाना चाहते हैं, मगर मैंने मना कर दिया, जिस पर उन्होंने हक जताते हुए मुझे यहाँ अकेले न छोड़ने का फैसला सुनाया और साथ में ही यह बताया कि यह घर जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मेरे माँ बाप ने आखिरी सांसें ली, वह बेच चुके हैं। इसलिए अब मुझे उनके साथ ही जाना पड़ेगा। उनकी इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन मैं उस वक्त बेबस थी, कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए आंसू भरी आंखें झुकाए सामान समेटने लगी। अगले ही दिन कुछ जरूरी सामान के साथ में चाचा के साथ उनके घर की तरफ रवाना हो गई। बचपन से बालिग होने तक गांव में ही रही थी। कभी ना शहर गई और ना ही कभी देखा था कि शहर कैसा होता है। अब एक नई जिंदगी की तरफ मेरा सफर शुरू हो गया था, लेकिन मैं खुश नहीं थी। एक नए मोहल्ले में जाकर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन मैंने हर गिला शिकवा भुलाकर खुद से वादा किया कि अब जहाँ जा रही हूँ उनको अपने घर वालों जैसा ही समझूंगी। लेकिन मेरे सारे इरादे हवा हो गए। मेरे जाते ही चाची ने पूरे घर में हल्ला मचा दिया। वो मुझे किसी सूरत अपने घर पर रखने को तैयार न थी, लेकिन चाचा ने वक्ती तौर पर उनको समझा बुझाकर खामोश करवा दिया। मगर उनकी मुझसे नफरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। मैं चाची की कटी जली बातें सुनती रही, लेकिन यह नहीं जान पाई थी कि आखिर वह मुझे इतना नापसंद क्यों करती है। तभी एक दिन यह राज भी खुल गया। मैंने घर की सफाई करते हुए उनकी बहन से उन्हें बात करते हुए सुना, जिसमें वह मेरे बारे में बता रही थी। उनके भाई का बेटा मुझसे शादी करने की जिद कर बैठा था और माँ बाप पर खूब दबाव डालता था, जिस वजह से उन्होंने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया था और अब वह अपनी पढ़ाई के बाद हिंदुस्तान वापस आने वाला है। अगर इस लड़की को मेरे घर में देख लिया तो फिर से इसी जिद पर अड़ जाएगा। मैं उनकी बातें सुनकर चुप हो गई और झाड़ू हाथ में पकड़े वहीं बैठकर सोचने लगी कि वह किस भाई के बेटे की बात कर रही है, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद था चाची के भाई का एक ही बेटा था। हाँ, एक बार चाचा के साथ गाँव आया तो था, मगर मैंने उससे कोई खास बात नहीं की थी और न ही उसे इतनी गौर से देखा था। फिर एक ही बार देखने पर वह कैसे मुझसे शादी की जिद कर सकता है। मैं तो वैसे भी गरीब घर से हूँ और दुखों में घिरी हुई हूँ। एक बार देखने पर ही ऐसी मोहब्बत की अपने घर वालों से लड़ पड़ा। ये मेरे लिए ये बहुत ही खुशगवार एहसास था। अलहड़ उम्र थी, गलत और सही की ज्यादा पहचान नहीं थी। मैंने अगले ही पल कई सपने सजा लिए थे। चाची की ठोकरें दिल से फौरन गायब हो गई। तभी चाची ने मुझे ऐसे बैठा देखा तो कई बातें सुना दी और साथ ही यह खबर भी सुनाई कि वो मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं चाची की आधी बातें सुनकर ही अपने ख्यालों में खो गई थी, बाकी की बात सुन ना पाई। चाचा के आने के बाद चाची ने न जाने उनको कैसे मना लिया कि वह मुझे उनकी बहन के घर भेजने पर राजी हो गए। मैंने चाचा को इनकार कर दिया कि किसी और के घर नहीं रख सकती, मगर चाचा जो शुरू से ही अपनी बीवी की मानते थे, मेरे सामने अपनी बेबसी का इजहार करने लगे और इस तरह चाची की बहन जो जयपुर से यहाँ आई हुई थी,
मुझे उनके साथ भेज दिया गया। मुझे बहुत रोना आ रहा था कि अपने चाचा के होते हुए भी मुझे गैरों के घर रहना पड़ रहा है। लेकिन ये क्या, चाची की बहन तो चाची से भी 2 हाथ आगे की निकली। मुझे अपने घर में ले जाते ही उन्होंने एक छोटा सा कमरा दे दिया और मुझे तुरंत घर के काम बताने लगी जो मेरे जिम्मे लगने वाले थे। तब मुझे एहसास हुआ कि वह क्यों मुझे चुपचाप अपने घर ले आने पर राजी हुई है। चाची की बहन के पति का अच्छा कारोबार था, लेकिन दोनों बहुत ही कंजूस थे। इसलिए वह कामवाली को नहीं रखते थे कि उनको अच्छी खासी सैलरी देनी पड़ेगी। मगर उनके घर में एक घोड़ा रहता था जो कई सालों से उनके यहाँ बस खाने और रहने पर ही काम करते थे। वैसे तो चाची की बहन का घर काफी बड़ा था, लेकिन नौकरों के लिए बस एक छोटा सा कमरा ही बनाया हुआ था और उनके साथ वाला कमरा मुझे दे दिया गया, जहाँ पर पुराना सा सामान पड़ा हुआ था। इस तरह एक बिन माँ बाप की बेटी यहाँ से वहाँ खिलौना समझकर भिजवाई जा रही थी और इतनी कम उम्र में ही इससे सारे काम लिए जाते थे। अभी तो मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था, जिंदगी की रंगीनियों से भी वाकिफ ना थी, जब मुझे झाड़ू और बर्तन धोने के लिए मजबूर कर दिया गया था। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। चाची की बहन के घर मेरा दिल तो नहीं लगता था, मगर मैं वक्त गुजारने के लिए उस कामवाली के पास जाकर बैठ जाती, क्योंकि घर में कोई और तो मुझसे बात नहीं करता था। मैं बहुत दिलचस्पी से उसकी बातें सुनती थी। वह भी मालकिन के रवैये से तंग थी, मगर यहाँ रहना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उनको रहने को छत और 2 वक्त का खाना मिल जाता था। जब से उसके पति की आंखों की रोशनी गई थी और उनके बेटों ने उनका बोझ उठाने से मना कर दिया था, तब से वह दोनों यहीं रहते थे। मेरी उस आंटी से अच्छी खासी बातचीत हो जाती थी, मगर उनके पति से बातचीत का कोई खास वास्ता मतलब न था। मुझे वहाँ रहते कुछ महीने हो गए थे और मेरा दिल बहुत खूब लग गया था, क्योंकि यहाँ मुझे आंटी के रूप में एक साथी मिल गई थी, जिससे मैं हर बात शेयर कर लेती थी। मैं मोहब्बत ही की तो तलाश में थी, जो वह आंटी मुझे दे देती थी। एक दिन वह मेरे कमरे में आई। उनके सर में बहुत ज्यादा दर्द था। मैंने उनका सर दबाना शुरू कर दिया और यह जल्द ही सो गई। मैंने उनको सोता देखकर जगाना सही न समझा, क्योंकि उस कमरे में एक ही चारपाई थी और वैसे भी कमरे में पुराना सामान भरा पड़ा था, जहाँ एक ही इंसान सो सकता था। तो मैं वहाँ से बाहर आ गई ताकि वह आराम कर सके। मैं कहीं और आराम करने की जगह ढूंढ रही थी। फिर मेरी नजर उनके कमरे पर पड़ी। वो खाली था। शायद उनका पति घर पर नहीं था, वरना वह अक्सर कमरे में ही पाए जाते थे। मैंने सोचा उनके आने तक कुछ देर आराम कर लेती हूँ, लेकिन लेटे लेटे कब मेरी आंख लग गई, मुझे अंदाजा ही नहीं हुआ। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने करीब किसी को महसूस किया। नींद की वजह पलकें भारी हो रही थी, इसलिए मैं कुछ समझ ना पाई। फिर कुछ देर बाद मेरे दिमाग में एक जोरदार धमाका हुआ और मुझे एहसास हुआ कि मैं आंटी के कमरे में ही सो गई थी। मैंने उठने की कोशिश की, मगर वह अंधा इंसान मुझे अपनी बीवी समझकर मुझ पर मोहब्बत लुटा रहा था। घबराहट के मारे मैं कुछ बोल भी ना पाई। मेरी आवाज मेरा साथ ही नहीं दे रही थी। इस तरह ना चाहते हुए भी एक गलतफहमी की वजह से मैं किसी गैर मर्द के साथ सो गई। सुबह हुई, मैं जल्दी से अपने कमरे की ओर भागी। जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा आंटी अभी भी सोई हुई थी। मेरे कमरे में दाखिल होते ही उनकी भी आंखें खुल गई। मैंने हिचकिचाते हुए पूछा, आंटी अब कैसी तबीयत है? वो बोली, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे कमरे में कैसे? तुम कहाँ सोई थी? मुझे क्यों नहीं जगाया तुमने? वो मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें उठाना सही नहीं समझा। मैं बाहर सो गई थी। मैंने हिचकिचाते हुए और डरते डरते जवाब दिया। रात की बात मैंने किसी को भी ना बताने का फैसला किया, क्योंकि मैं समझी कि यह सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। बेचारा अंधा इंसान है, उसे समझ ही नहीं आया होगा कि मैं कौन हूँ। अगर इस मुद्दे पर वह बोलेगी तो इल्जाम मुझ पर ही लगेगा। लेकिन ये क्या, बाद में ये गलतफहमी तो जैसे रोज का मामूली बन गई। अब वो दूसरे तीसरे दिन मेरे कमरे में आ जाते और वही सब दोहराते, लेकिन मैं बदनामी के डर से खामोश रहती। कोई क्या कहेगा कि एक तो बिन माँ बाप की बच्ची को इन्होंने सहारा दिया और ये यहाँ कैसे गुल खिला रही है। उम्र का तजुर्बा कम था, मैं कुछ समझ भी ना पाती कि आखिर मेरे साथ ये हो क्या रहा है। बस यही सोचती कि बेचारा अंधा है, इसको क्या पता कि इसका कमरा कहाँ और कौन सा है। लेकिन कभी कभी ये भी ख्याल आता कि ये कहीं जानबूझकर तो नहीं कर रहा है। लेकिन फिर सोचती, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो बेचारा अंधा है। जब ये सिलसिला कई बार होने के बाद भी ना रुका तो मैंने फैसला किया कि उनको साफ साफ बोल दूंगी, ताकि आइंदा वह याद रखे कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ। फिर मैंने उनको अकेला पाकर उनसे बात की। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उनको कैसे कहूँ, लेकिन उससे पहले कि मैं कुछ कहती वह खुद ही बोल पड़े कि मैं सब जानता हूँ, भले ही मेरी आंखों की रोशनी ना हो, लेकिन मैं सब पहचानता हूँ। तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये सब इत्तेफाक नहीं था।
वह तो सब जानते थे कि मैं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वह मेरे करीब आते रहे। उनकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई और गुस्सा होने लगी, लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा न था। मैं वहाँ से मायूस होकर लौट आई। उनकी बातें मेरे जहन में तरह तरह के सवाल खड़े कर रही थी कि आखिर कोई इंसान अपनी कमी का इस तरह कैसे फायदा उठा सकता है। उन्हें एक पल को एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे साथ वो अंधा इंसान क्या खेल खेल रहा था, और मैं भी इतनी बेवकूफ निकली। इतनी बार हो जाने के बाद भी समझ ना पाई। मैंने फिर खुद को काफी मजबूत कर लिया था। मैं सोने से पहले दरवाजा अच्छे से बंद कर देती और उसके काफी दरवाजा खटखटाने के बावजूद भी ना खोलती। उसके बाद उनको कोई मौका न मिला कि वह मेरे साथ ऐसा कोई खेल खेल सके। एक दिन उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। मैंने सुकून का सांस लिया। मुझे लगा अब हर चीज ठीक हो गई है। मगर कुछ महीनों के बाद हर कोई मुझे शक की नजरों से देखने लगा। मुझ पर मोटापा छा रहा था। मैंने इस बात पर कभी गौर न किया, लेकिन अब हर किसी की आंखों में कई सवाल थे। एक दिन चाची की बहन मुझे उस आंटी के साथ डॉक्टर के पास ले गई। जब उन्हें पता लगा कि मैं उम्मीद से हूँ और इस बात को काफी महीने गुजर चुके हैं, इसलिए अबॉर्शन करना भी नामुमकिन था। यह खबर सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरे जहन में ऐसा कभी ख्याल आया ही नहीं था, लेकिन अब मैं सबके सामने जलील हो चुकी थी। घर आकर चाची की बहन ने मुझ पर तरह तरह के इल्जाम लगाए और मेरे किरदार पर कई सवाल उठाए। मैंने सारी बात उनको बता दी, जिस पर वह आंटी भी मेरे खिलाफ हो गई कि जब कोई नहीं मिला तो मेरे मरे हुए पति पर इल्जाम लगाती हो। मुझे रोज मारा जाने लगा और एक कमरे में बंद कर दिया गया कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती मैं किसी को नजर तक न आऊं। मैंने वह महीने जिस मुसीबत में गुजारे मैं ही जानती हूँ। आखिर वह दिन भी आ गया जब मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन जन्म देने के फौरन बाद ही मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया गया। मुझे उसकी सूरत तक ना देखने दी गई। मैं रोती रही, मगर सब पत्थर के बने हुए थे। चाची की बहन यह सब चाची के कहने पर कर रही थी, क्योंकि जब चाची को इसकी खबर मिली तो उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर चाचा तक यह बात पहुंची तो बात उन दोनों बहनों पर आएगी, क्योंकि उनकी बहन बड़ी बड़ी बातें करके मुझे लेकर आई थी और अब उनकी साजिश की सजा में भुगत रही थी। मेरी तबीयत जब ठीक हुई तो मैंने चाची की बहन की मिन्नतें की मैं अपने बेटे को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, मगर उन्होंने मेरी एक बात न मानी। फिर जल्द ही चाचा और चाची आए और मुझे अपने साथ ले गए। वहाँ चाची ने मेरा कोई और रिश्ता देख रखा था और मुझे बहुत सादगी से रुखसत कर दिया गया। मेरा ससुराल और मेरा पति दोनों खुशकिस्मती से अच्छे निकले, मगर जिन हालात से मैं गुजरी थी उन्होंने मुझे पत्थर का बना दिया था। यही वजह थी कि मैं कभी अपने पति को दिल से प्यार ना दे सकी। बस हर वक्त उस नन्ही सी जान का सोचती रहती थी, जिसे पैदा होते ही न जाने कहां गायब कर दिया गया था। मैं शादी तो निभा रही थी, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली थी। आज भी मैं ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि वह बच्चा जहाँ भी हो सुरक्षित हो, चाहे जैसा भी हुआ हो, पर रिश्ता तो माँ का ही है ना। अपने बाकी बच्चों को देखते हुए हमेशा उसकी याद मुझे उस गुजरे हुए वक्त में वापस ले जाती है, जहाँ जाकर मैं खो सी जाती है। किस्मत ने भी अजीब खेल खेला मेरे साथ, जो मेरी जिंदगी भर की हंसी छीन कर ले गई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।